पुलिस से कहा सुनी। पुलिस इज द सिविल फोर्स ऑफ द स्टेट। यह देश की सिविल शक्ति होती है। देश की सैनिक शक्ति फौज के रूप में सीमा पर होती है, वहां दुश्मनों से रक्षा करती है, और सिविल शक्ति देश के भीतर कानून के खिलाफ काम करने वाली ताकतों से नागरिकों की रक्षा करती है। पुलिस देश के नागरिकों के नागरिक जीवन के लगभग हर पहलू से घुली मिली रहती है। पिछले दिनों दिल्ली से एक परिवार के सदस्य आगरा और उसके आसपास के क्षेत्रों में घूमने के लिए गए। जब वे आगरा से दिल्ली लौट रहे थे तो सोचा कि मेन हाईवे के आसपास जो एक आध स्थान है उन्हें भी देखते हुए चले। वे गोवर्धन पहुंचे और वहां से बरसाना नाम की जगह पहुंचे। ये सब भगवान कृष्ण से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं। जब वे अभी बरसाना में ही थे तो अंधेरा घिरने लगा था। सर्दियों में वैसे भी सूरज जल्दी छिप जाता है। उन्होंने विचार किया कि बरसाने में रुकने की बजाय वे कोसी कला पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाईवे पर संभव हुआ तो दिल्ली तक पहुंच जाएंगे और अगर ना हुआ तो वहीं किसी सुविधाजनक स्थान पर खाना खाकर रुक जाएंगे। रात को 11 बजे के बाद का कोई समय था। रास्ते में 3 सिपाहियों ने पिकेट लगाई हुई थी। उन्होंने इनकी कार को रुकवाया और तलाशी लेने के लिए कहा। खास तौर से एक सिपाही की हरकतें कुछ ज्यादा सीमा से बाहर जा रही थी। वह अपने होशो हवास में नहीं लग रहा था और परिवार की एक युवा महिला के साथ वह अभद्र व्यवहार कर रहा था, उसके कंधे को छू रहा था और परिवार के पुरुषों के लिए यह असहनीय होता जा रहा था। उस सिपाही की भाषा में गालियों और अश्लील अर्थों और ध्वनियों का बहुत प्रयोग बढ़ गया था। यह उन लोगों को आपस में एक दूसरे के सामने अपमान महसूस करवा रहा था। दूसरी ओर परिवार के लोगों ने भी बहुत सी YouTube की वीडियो देख रखी थी। उन्हें पता था कि पुलिस को किसी कानून का नाम बता दो तो वे कुछ नहीं कर सकेंगे। कोर्ट में फला एप्लीकेशन लगा दो तो FIR क्वैश हो जाएगी। ये जो नकली विद्वान आजकल चारों तरफ मिल जाते हैं, ऐसे ही नकली विद्वानों के बहुत सारे वीडियो उन्होंने भी देखे हुए थे। लेकिन यहाँ यूट्यूबीय व्याख्यानों और व्हाट्सएपीय ज्ञान भंडारों से कुछ भी लाभ नहीं हो पा रहा था और वे जो सिपाही थे वे क्रमशः आक्रामक होते जा रहे थे। 12 बजे से कुछ पहले मेरे एक मित्र एडवोकेट पवन रहेजा का फोन आया कि क्या मैं उस क्षेत्र के किसी पुलिस अफसर को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं ताकि उस परिवार को मदद पहुंचाई जा सके। मैंने पूरी बात पता की तो उक्त तथ्य मेरे सामने आए। मैंने उन्हें कहा कि रात को उतने बजे किसी भी पुलिस वाले को फोन करना मुनासिब नहीं होता क्योंकि उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं पूरी तरह से बदल चुकी होती हैं। हाँ, अपने परिचित परिवार वालों से यह जरूर कह दीजिए कि वे वहां ना रुकें और जितना जल्दी हो उस स्थान को छोड़ दें। रात को उनसे बहस में ना उलझें। लगभग आधे घंटे के बाद उनका फिर फोन आया कि वहां पुलिस का एक दारोगा व 2 सिपाही भी आ गए हैं और वे परिवार को थाने में ले जाने की बात कर रहे हैं। बताओ कि क्या करें। क्योंकि आधे घंटे के अंतराल पर 2 बार उसी विषय पर बात हो चुकी थी तो मैं भी तब तक कुछ जागृत सा हो गया था। मैंने उन्हें कहा कि अब वहां से निकल जाने की बात भूल जाएं। अब निकलना संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, यह करें कि प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, गृह सचिव, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री सबको ट्वीट या ईमेल कर दें। जो हो रहा है उसकी बाबत लिखें। कोई पिक लेनी संभव हो तो पिक लें, वीडियो हो संभव हो तो वीडियो को लें। इसके अलावा जिनको भी हो सके अखबारों को, चैनलों को, लाइव टेलीकास्ट आदि को उनका सहारा ले, उनको सूचित करें। वैसे यह भी सच बात है कि हम अपने बेडरूम में बैठकर शायद उस मुश्किल का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं जो फ्रंट लाइन पर हो रही होती है। पता नहीं वहां फ्रंट लाइन पर जूझ रहे उस परिवार के सदस्य तक मेरी बात पहुंची कि नहीं पहुंची और पहुंची तो कितनी पहुंची। इन सब वेरिएबल्स के बाद भी अगले दिन दोपहर को मुझे रहेजा जी का फोन आया कि उस परिवार पर मुकदमा लगा दिया गया है और वे सब के सब कस्टडी में हैं। उनकी बेल करवाने के लिए वे कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं। यहाँ कुछ बातें स्पष्ट की जानी चाहिए। कोई ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जांच करने की ताकत केवल और केवल पुलिस के पास होती है। कोर्ट, वकील, जज, IAS, मिनिस्टर कोई भी जांच करने के लिए अधिकृत नहीं होते। ये लोग जांच करवा तो सकते हैं, जांच करने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन जांच जब भी होगी तो वह पुलिस को ही करनी होगी क्योंकि पुलिस जांच की सरकारी एजेंसी है। यदि एक बात को आप कहते हैं और आपके खिलाफ पुलिस कहती है, दूसरी तरीके से कहती है, तो कानून पुलिस की ही बात को मानेगा और यह इसलिए करेगा क्योंकि वह तथ्यों को निखारने के लिए, उनकी जांच करने के लिए बनी हुई सरकारी एजेंसी है।
एक और बात है कि कोई आपके पास किसी के लिए शिकायत लेकर आता है तो आप उसे सुझाएंगे कि जाइए और पुलिस में जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवा दीजिए। लेकिन शिकायत यदि पुलिस के ही खिलाफ है तब आप किससे शिकायत करेंगे? तब भी आप पुलिस से ही शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि वही एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और उसी को जांच करनी है। बस यही कैच है। इस परिवार पर अन्य धाराओं के अलावा पुलिस ने 2 धाराएं लगाई थी, सेक्शन 186 और सेक्शन 353 आईपीसी। ये धाराएं पुलिस से उलझने वाले सभी लोगों पर लगाई जाती हैं। सेक्शन 186 आईपीसी वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्टिंग एनी पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस, जानबूझकर किसी सरकारी कर्मचारी के काम में व्यवधान डालना। ऐसी हर एक परिस्थिति में पुलिस के पास यह स्टैंड तो हमेशा रहता ही है कि वह अपना सरकारी काम कर रही थी। यहाँ इस केस में भी उनके पास यही स्टैंड था कि वे आने जाने वालों की जांच कर रही थी ताकि कोई असामाजिक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट ना कर सके। हालांकि जब यह विरोधाभास हो सकता है कि क्या परिवार की महिला को गलत तरह से छूना और उसे अपमानित करना यह भी उस सिपाही का सरकारी काम था, तो यहाँ थोड़ा सा वाद विवाद दोनों तरफ से किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में पुलिस दूसरा सेक्शन लगाती है 353 आईपीसी, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। किसी सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालने के लिए हाथापाई करना या ताकत का इस्तेमाल करना। हाथापाई या ताकत के इस इस्तेमाल को कोर्ट अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। यह हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर पुलिस की तहरीर आपके कहने से, आपके एफिडेविट से, आपके बयान से इन सबसे ज्यादा मान्य होती है। सेक्शन 353 आईपीसी का अपराध नॉन बेलेबल होता है और पुलिस आपको जेल में तो डाल ही सकती है। अब जैसे इस केस में परिवार का कहना था कि पहले उपस्थित सिपाहियों में से एक ने परिवार की महिला को गलत तरीके से छुआ और एक पुरुष ने उस सिपाही के हाथ को परे हटाया था। इस काम को पुलिस की धाराओं ने 186 और 353 में लपेट लिया था। यह एक अलग बात है कि यदि कोई भी व्यक्ति यह देखे कि एक सिपाही उनके परिवार की महिला को छू रहा है तो वह कैसे इस बात को सहन कर पाएगा और सिपाही को नहीं रोकेगा, या वह सिपाही को ऐसा करते हुए देखता रहेगा और सुबह होने तक इस बात का इंतजार करेगा कि एज पर लॉ एक्शन ले, सूचित करे। और अगर सच्ची बात को कोर्ट के सामने रखा जाए कि यह व्यक्ति परिवार की महिला को छू रहा था, गलत तरीके से छू रहा था, अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा था, तो यह भी हमें नहीं पता कि कोर्ट डिफेंस एविडेंस में इस बात को किस हद तक स्वीकार करेगा। इसीलिए परिवार से रात के समय हमने यह बोला था कि उस बात को सोशल मीडिया पर फैलाएं, क्योंकि उस समय वहां से निकलना संभव नहीं हो पाया था। पुलिस आ गई थी, उन्हें लगभग गिरफ्तार या डिटेन कर लिया गया था। तो तब ऐसे में उनके पास केवल यही एक तरीका हो सकता था कि वे उस बात को फैलाते, सोशल मीडिया पर फैलाते या उच्च अधिकारियों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के पास उस बात को ले जाते। ऐसा करने से आपके और सिपाहियों के बीच में कानून आ जाता। मैं उन हालात में नहीं जाना चाहता हूं कि कैसे वह बात संभव नहीं हो पाई और कैसे उन लोगों ने उस बात को नहीं फैलाया और आखिरकार परिवार को हवालात में बंद होना पड़ा। फिर हुआ क्या कि अगले दिन जब दिल्ली से उनके परिवार के लोग पहुंचे और कुछ वकील साहिबान गए तो पुलिस ने उन लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके कारागार में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पहले पुलिस जब भी अरेस्ट करती है तो तत्काल उसको थाने के लॉकअप में या हवालात में बंद करती है। फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमांड देने के बाद वह उसे आगे बड़ी जेल में ले जाती है, जिसे कारागार कहते हैं। मजिस्ट्रेट ने दोनों महिलाओं की तो बेल ले ली, लेकिन वे जमानती बॉन्ड के स्वीकृत होने पर अगले दिन शाम को ही छूट पाई। दोनों पुरुषों की डेट लग गई और अभी कल या परसों की बात है कि उनकी भी शायद जमानत हो गई है और श्योरिटी बॉन्ड उनके दिए जा चुके हैं, सिर्फ स्वीकार होने बाकी हैं। मेरे अनुभव में यही आया है कि हमारे देश के कोर्ट कचहरी एक बंधी हुई लीक पर चलते हैं। यदि पुलिस ज्यादती का मामला कहीं आता भी है तो उस पर भी धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। जिस पर झूठा आरोप लगा है उसकी क्षतिपूर्ति का तो सिस्टम केवल किताबों में मिलता है या यूट्यूब की वीडियोज में मिलता है। अपराध को पनपने के लिए एकांत की जरूरत होती है, अंधेरे की जरूरत होती है। वह ना मिले तो शायद अपराध ना पनप सके। अतः जहां भी ऐसी घटनाएं हो, जहां अपराध हो, अत्याचार हो या उसके होने का अंदेशा हो, उस घटना को फैलाएं। सफर में जा रहे हो और आपके साथ एक से अधिक लोग हों तो किसी एक की ड्यूटी ये अवश्य लगाएं कि इमरजेंसी के वक्त वीडियो कौन बनाएगा, फोटो कौन लेगा। सामने से, गाड़ी के सामने से कुछ गलत हो तो इससे बचने के लिए गाड़ी के सामने लगाने वाला कैमरा भी लगाएं। ऐसा कुछ करें कि उस वक्त आपका वीडियो ऑनलाइन टेलीकास्ट हो जाए, तो फिर ऐसे में अत्याचारी आपसे हिचकेंगे। आजकल एविडेंस का जमाना है, जो भी इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है वही जीतता है।
झूठे आरोप यानी कि फॉल्स एलिगेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है। कानून के इस दुरुपयोग के खिलाफ हम दृढ़ता से आपके साथ, आपके पक्ष में खड़े हैं। यदि आपको भी ऐसी ही या कोई और कानूनी समस्या है तो हमें बताएं, हम आपकी सहायता के लिए प्रणबद्ध हैं। भारत के लगभग सभी क्षेत्रों से हमारे पास ब्रीफ आते हैं, केसेस आते हैं, उनमें सहायता के लिए पुकार होती है, परामर्श की मांग होती है और भी अनेक प्रकार से सहायता हमसे मांगी जाती है। आपकी सहायता अलग तरह की हो सकती है, वह हमें बताएं। अपनी सहायता पाने के लिए हमें सामने स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर, ईमेल आदि से हमें संपर्क किया जा सकता है। यही जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।